है। इमरान खान साहब तो डील करते नहीं, तो डील करके तो वो बाहर आएंगे नहीं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करती नहीं है, क्योंकि एहतजाज के बगैर फिर कोई रास्ता निकलेगा नहीं। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक एहतजाजी तहरीक खड़ी करने का इसलिए भी फैसला किया कि वो कहते हैं जी हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है। हमने पूरी कोशिश की है, सलमान अकरम राजा साहब बैठे हुए थे, जुनैद अकबर साहब थे, शाहिद खटक थे, बाकी अयाज साहब थे और कुछ और लोग थे। तो इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पार्टी की काफ़ी मुशावरत के बाद इन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब वो कह रहे हैं कि इमरान खान रिहाई मूवमेंट ईद के बाद हम शुरू करने जा रहे हैं। अव्वल तो ये ने बहुत पहले करना चाहिए था, जब ये मुख्तलिफ जगहों पे रैलियां निकाल रहे थे। मैं तभी कह रहा था कि ये ग्राउंड पे कोई काम नहीं हो रहा, ये सिर्फ एक मोमेंटम बन रहा है, अच्छे विजुअल्स बन रहे हैं, लेकिन इसका कोई ताल्लुक किसी तहरीक के साथ नहीं है। जो स्ट्रीट मूवमेंट है, वो जो इमरान खान साहब ने आज से कई महीने पहले कहा था, उसकी अलिफ बे भी अभी तक शुरू नहीं हुई और अब ईद के बाद स्ट्रीट मूवमेंट का पहला कदम उठाया जाएगा। इससे पहले जो कुछ भी हुआ वो स्ट्रीट मूवमेंट नहीं थी, वो वैसे ही एक मूवमेंट थी। लेकिन जो स्ट्रीट मूवमेंट होती है उसके लिए पहला कदम ईद के बाद उठाया जाएगा। उसमें वो ये कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की विलेज काउंसिल तक 272 कैंप लगाए जाएंगे। पहले मरहले में 1 लाख नौजवानों को और फिर उसके बाद बतदरीज 10 लाख नौजवानों को इस टीम का हिस्सा बनाया जाएगा, इन्हें रजिस्टर्ड किया जाएगा। अब आगे ईद आ रही है, ईद पे तमाम कैदियों की मुलाकातें होंगी, बड़ा बंदोबस्त किया जाता है। लेकिन इमरान खान साहब की मुलाकात का कोई इम्कान दिखाई नहीं देता। बैरूनी दुनिया से इमरान खान साहब का राब्ता कुल्ली तौर पे मुनक़ता है और ये पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है। इसकी जमात को अवाम ने 2/3 अक्सरियत दी है। इसके तमाम सूबों और वफाक के अंदर अवामी नुमाइंदे मौजूद हैं। और देखिए, इनकी अपनी जमात में कुछ लोग ऐसे दिखावा करते हैं इमरान खान साहब की जमात में, जैसे वो इमरान खान पे एहसान कर रहे हैं और इमरान खान डील ना करके ज़्यादती कर रहे हैं। नहीं, इस किस्म का लोग अब तासुर देते हैं। तो आसिम मुनीर साहब का कंट्रोल इस नौइयत का है कि अब तसादुम के अलावा कोई और रास्ता बचा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बार बार कहा कि हमें दीवार के साथ ना लगाया जाए, लेकिन बात बनी नहीं। अब सुहेल अफरीदी ने एक और कदम उठाया। एक तो ये सुहेल अफरीदी ने इसको लीड करना है। इमरान खान साहब ने सुहेल अफरीदी को कहा था कि आपने स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करनी है। अब वो तैयारी शुरू होने वाली है, तो ईद के बाद सुहेल अफरीदी को लीड करना पड़ेगा। ये हलफ बर्दारी होगी, नौजवानों को इकट्ठा करेंगे। अगर 10-20 लाख नौजवान इकट्ठे हो जाते और वो इमरान खान को छुड़वाना चाहते हैं, मसला ही कोई नहीं है। ये फिर बाकी कौम भी निकल आएगी। मैं जानता हूँ ना, ये कौम इंतज़ार कर रही है एक मरतबा नौजवानों के बाहर निकलने का। अगर वाकई नौजवान बाहर निकल आते हैं लाखों की तादाद में और वो ये कहते हैं कि इमरान खान को रिहा किया जाए, क्योंकि देखिए केस तो है ही कोई नहीं, अदालतों ने तो छोड़ना नहीं है जब तक कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट छोड़ने ना दे। तो ये तो दबाव मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर डालना है नौजवानों ने। जब नौजवान निकल आएंगे ना, ये ऑटोमेटिकली पूरा पाकिस्तान बाहर निकल आएगा। लेकिन नौजवानों को यहाँ पे पहला कदम उठाना पड़ेगा। अब नाजरीन, अंदर की खबरें लीक की जा रही थी। खैबर पख्तूनख्वा हाउस हो, केपी हाउस हो, कहीं पे भी सीएम हाउस, और खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ पे अंदर से खबरें लीक की जाती हैं। आपको पता है एजेंसियों के बंदे हर जगह घुसे होते हैं। ख़ास तौर पे ये जो स्पेशल ब्रांच है, ये तो काम ही ये करती है। तो सुहेल अफरीदी को इस बात का पता चल गया, उन्होंने पूरी की पूरी स्पेशल ब्रांच की टीम ही फारिग कर दी, निकालो उन्होंने कहा सारों को। और फ्रंटियर के जो रिजर्व पुलिस है, इसके 53 नए एहलकार उन्होंने तैनात किए हैं और स्पेशल ब्रांच को फारिग किया है, जो अंदर का डाटा, अंदर की खबरें, सियासी फैसले और ये सारी चीज़ें लीक कर रहे थे। तो सुहेल अफरीदी साहब ने एक अहम कदम उठाने से पहले, कि इससे पहले कि लिस्टें बने, रजिस्ट्रेशन हो, नौजवान शामिल हों, सबसे पहले तो इनको फारिग किया जाए, तो उन्हें फारिग कर दिया गया है। नाज़रीन, पाकिस्तान में हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि आपको मालिक साहब को आप जानते होंगे, प्रोग्राम करते हैं टीवी पे। तो मालिक साहब ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने इमरान खान साहब के सामने बैठकर गिरबान पकड़ने की बात की थी। छोटी मोटी खबर थी, मईशत में थोड़ा उतार चढ़ाव आ रहा था, तो उस वक्त के वज़ीर आज़म का इन्होंने गिरबान पकड़ने की बात की थी। तो इमरान खान ने बड़ी कुशादा दिली से वो बात सुनी भी और उसका जवाब भी दिया। लेकिन आज वही मालिक जो है, वो एक जहाज़ खरीदे जाने पे उन्होंने 17 सवाल किए, उनका प्रोग्राम ही बंद कर दिया बीच में और उनको धमकियां भी लगा दी, वो प्रोग्राम चला ही नहीं। तो आप अंदाज़ा करें कि यहाँ जमहूरियत है या नहीं, और इमरान खान इनसे कितना बेहतर आदमी था, ये भी आप अंदाज़ा कर लें। मरियम नवाज़ इस मुल्क की, ऐसा लगता है मरियम नवाज़ और उसका बेटा इस मुल्क की नई मुकद्दस गायें हैं। यानी इससे पहले बहुत सारी मुकद्दस गायें हमने देखी हैं, अदलिया में बहुत सारी मुकद्दस गायें आकर बैठ जाती हैं, पाकिस्तान के जर्नैल जो हैं वो मुकद्दस गायें बन जाते हैं। अब मरियम नवाज़ और उसका बेटा भी मुकद्दस गाय है पाकिस्तान में,
ये एक नई मुकद्दस गाय है, इनका भी जो है वो एहतराम किया जाए, इनके तकद्दुस का ख्याल रखा जाए, इनसे सवाल ना किया जाए। देखिए सवाल तो छोटा सा है ना कि जहाज़ लिया क्यों और जहाज़ लिया कैसे, तरीक़ाकार बता दें। फिर ये किसके नाम पे है, फिर ये जहाज़ का इस्तेमाल कौन कर रहा है, ये यूरोप कौन लेकर गया, फिर किसको उजलत में वापस बुलाया गया, एक कहानी क्या है। छोटे छोटे सवाल हैं, पूरा सोशल मीडिया पूछ रहा है, पूरा पाकिस्तान पूछ रहा है। इन सवालों के जवाब देने की बजाय प्रोग्रामों की बंदिश, बस ये इतना ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा इनकी औकात नहीं है। हालात इनके ये हैं कि वैसे ये जहाज़ भागने के लिए, मैं आपको बताऊं, ये भागने के काम आएगा। ये जो गैर मुल्की पायलट्स इन्होंने भर्ती किए ना, इन्होंने पहली फ़्लाइट से निकल जाना है। जैसे ही हसीना वाजिद वाला कोई सिनेरियो पाकिस्तान में होगा, ये सबसे पहले भाग जाएंगे। और गैर मुल्की पायलट इसलिए रखेंगे, पूछने वाला कोई नहीं होगा, उनको लेंगे और निकल जाएंगे। ये दुनिया की वाहिद वज़ीर आला है जिसके पास अय्याशी के लिए इतना शानदार और महंगा जहाज़ है। किसी और वज़ीर आला के पास इतना महंगा और अय्याशी वाला जहाज़ पूरी दुनिया में नहीं है, बल्कि बड़े बड़े अमीर ममालिक के हुक्मरानों के पास ऐसे अय्याशी वाले जेट नहीं हैं प्राइवेट, जैसा इस अय्याशी वाली वज़ीर आला के पास अय्याशी वाला जहाज़ है। अब मेयो अस्पताल में एक इकलौती एंजियोग्राफी की मशीन रह गई थी, पहले बाकी ख़राब हो गई तो एक ही रह गई थी, वो भी नाकारा हो गई। ये जनाब सबसे बड़ा हॉस्पिटल है मेयो हॉस्पिटल, वहाँ पे एंजियोग्राफी की एक बेसिक मशीन होती है, वो भी नाकारा हो गई। लेकिन जहाज़ चाहिए। हेल्थ वर्कर हो, एजुकेशन के अंदर काम करने वाले लोग हों, टीचर्स हों, या सुथरा पंजाब के बेचारे वर्कर हों, वो सारे कई महीनों से तनख्वाहों के लिए रो रहे हैं। आम आदमी को, गरीब को तनख्वाह नहीं मिल रही। बेशुमार बच्चे जो है, 1 करोड़ बच्चा है, वो स्कूलों से बाहर है पंजाब में, लेकिन 11 अरब रुपए का अय्याशी वाला जहाज़ चाहिए। अब जहाज़ लेके एंजॉय कर रहे हैं, तो जब तक कौम नहीं पूछती तब तक मौजा ही मौजा। वैसे तो इदारों ने इन्हें मुकद्दस गाय बना दिया है। अब आ जाए नाज़रीन इंटरनेशनल उस खबर की तरफ जिसने अब एक नई सिचुएशन क्रिएट कर दी है। इसराइल ने ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक कर दिया अमेरिका के साथ मिलकर। ये वो हमला है जिस पे ईरान ने खबरदार किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार कहा कि हम जब चाहें पूरे ईरान की बिजली बंद कर सकते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि हम ये करना नहीं चाहते, क्योंकि हमने ये इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया तो ईरान को बहुत साल लग जाएंगे वापस अपने पैरों पे खड़ा होने में। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो काफ़ी दबाव में है, पूरी दुनिया से उन्हें सपोर्ट नहीं मिल रही। माजी में जितने अमेरिका के इत्तेहादी थे वो हाथ खड़े कर गए हैं कि जनाब हम इस लड़ाई में नहीं आते। पहले वो खामोश रहे, फिर इक्का दुक्का बोलना शुरू हुए, फिर उन सब ने इकट्ठे होकर अनाउंसमेंट कर दी, ख़ासतौर पे जर्मनी ने, फ्रांस ने, बरतानिया ने, जापान ने और ऑस्ट्रेलिया ने, हत्ता कि जनूबी कोरिया भी साथ खड़ा नहीं हुआ। चाइना ने भी कह दिया, रशिया ने भी कह दिया, दुनिया की सारी बड़ी ताकतें अमेरिका को अकेला छोड़ गई। इवन कनाडा भी, कोई अमेरिका के साथ खड़ा नहीं हुआ। एक आलमी तन्हाई का शिकार हुआ अमेरिका। अरबों की नज़र में अमेरिका की इज्जत वैसे ही जा रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा बढ़ रहा है। हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि वाइट हाउस में कशीदगी पैदा हो गई, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के, जेडी वेंस, वो इस लड़ाई से राज़ी नहीं है। वो अपने आप को, ये जो इसराइल की लड़ाई है, इससे अपने आप को दूर रखना चाहते हैं। और ये अब दिखाई दे रहा है, उनके एक दो इंटरव्यूज़ में ये बात सामने आई। फिर कुछ लोगों ने जो उनसे रब्ता किया तो वो गुरेज कर रहे हैं। जेडी वेंस अपने आप को दूर रखना चाह रहे हैं। एक डायरेक्टर का इस्तीफ़ा भी आ गया है, कुछ और इस्तीफ़े भी सुनने में आ रहा है कि अमेरिका में आ सकते हैं। तो अमेरिका की आलमी हमायत में भी कमी हुई है, यानी 79%, लगभग 80% के करीब अमेरिका की जो आलमी सतह पे एक मकबूलियत थी उसमें कमी हुई है। और 2024-25 के मुकाबले में दुनिया में जो सबसे नापसंदीदा मुल्क है, डाटा के मुताबिक, ये CNN ने एक रिपोर्ट जारी की है, वैसे दुनिया में जो सबसे नापसंदीदा मुल्क है वो इसराइल है। और उसके बाद अब इस वक्त दुनिया में जो सबसे नापसंदीदा मुल्क देखा जा रहा है ये ईरान पे अटैक के बाद, वो अमेरिका है। और सारी दुनिया ये समझती है कि अमेरिका ने इसराइल की लड़ाई में हिस्सा लिया, और इसराइल ये समझता है कि उसको ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप के जो मुआखज़े के इम्कानात हैं, क्योंकि ट्रंप की बात हो रही है, मैं चलता हूँ अभी एनर्जी वाले मामले पे, लेकिन ट्रंप के जो मुआखज़े की बात हो रही है उसका इम्कान कितना है? 69%, 69% इस बात का इम्कान है कि डोनाल्ड ट्रंप की इम्पीचमेंट कर दी जाएगी। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है मुआखज़ा करना या इम्पीचमेंट करना जिससे सदर फारिग हो जाता है। सदर के पास इख्तियारात रहते नहीं हैं, और अगर ये फारिग कर दिया जाए तो फिर नायब सदर आ जाएगा।
तो नायब सदर उसके लिए ऐसा लगता है अभी से तैयारी कर रहा है, अपने आप को उन सारे कंट्रोवर्शियल मामला से दूर रख रहा है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने फंसा दिया है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप के पास वक्त कम रह गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका और दुनिया भर के लिए ये एक टर्निंग पॉइंट साबित हो रही है लड़ाई।